हेलो डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। संकुलन क्षमता के बारे में बेटा हमने पढ़ा था कि कोई पात्र है, पात्र के कुल आयतन में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है उसे क्या कहते थे हम बेटा, संकुलन क्षमता के नाम से जानते थे। अब संकुलन क्षमता में हमने 3 प्रकार की स्टडी की थी बेटा। पहला हमने वहाँ पर पढ़ा था एचसीसी की संकुलन क्षमता, दूसरा हमने पढ़ा था एफसीसी फलक केंद्रित इकाई की संकुलन क्षमता, और थर्ड हम पढ़ने वाले हैं बेटा यहाँ पर काई केंद्रित या अंतः केंद्रित, जिसे हम बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं कि संकुलन क्षमता। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बेटा हमें अंतः केंद्रित या काई केंद्रित घनी कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम में आप जानते हो काई केंद्रित किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम घन बनाएंगे, ध्यानपूर्वक समझना है। देखो बेटा तीनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन हमारे आने की संभावना है इस साल। देखो पहला, ये दूसरा, इसके वर्ग बना देंगे हम स्पेस के हिसाब से, बना दिया, बन गया बेटा। इस कोने से इस कोने को, इस कोने से इस कोने को मिलाते हैं हम, इस कोने से इस कोने को और इस कोने से इस कोने को। ठीक है, अब काई केंद्रित किसे कहते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ऐसी घनीय एकक कोष्ठिका जिसके 8 कोनों पर तो क्या हो, एक एक अवयवी कण उपस्थित हो, साथ ही साथ एक अवयवी कण उसके अंतः केंद्र में भी, अंतः केंद्र बोल सकते हो उसको, या काई केंद्र उसके बॉडी सेंटर्ड में उपस्थित होता है, क्या कहलाती है यहाँ पर अंतः केंद्रित या काई केंद्रित एकक कोष्ठिका के नाम से जानी जाती है। अब देखो बेटा हम इसे कुछ नाम दे देंगे। देखो नाम क्या क्या, हम इसे अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पर हम दे सकते हैं कि भाई ए बी सी डी, जैसे उसमें दिया था ना हमने ए बी सी डी फलक को, वैसे हम दे देंगे नाम। इसको हमने दे दिया ए, इस कोने को, इसको बी दे दिया, इसको हमने सी दे दिया बेटा, और इसको क्या दे दें हम, डी दे देते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आपकी इच्छा हो जो नाम दे सकते हो। हमारा आंसर जो होगा बेटा वो लास्ट फाइनल आंसर सही आएगा। इसको हमने ए नाम दे दिया कोने को, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, चाहो तो इसको डी दे के इसको ई भी दे सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें हम 2 काम करते हैं बेटा। एक तो हम यहाँ ए से ए सी विकर्ण खींचते हैं। देखो 2 विकर्ण खींचने हैं हमें यहाँ पर। एक तो हम यहाँ ए से ये सी की ओर विकर्ण खींचते हैं, ये ए सी विकर्ण हो जाएगा। हो गया, इसको हमें पता नहीं है, इस भुजा को आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे माना कि बेटा इसको हमने क्या कह दिया, बी। ठीक है, एक विकर्ण हम खींचते हैं यहाँ पर ए से डी की ओर। देखो ए से डी, ए डी विकर्ण खींचते हैं हमने। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, वास्तव में निकालनी क्या है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो घन का कुल आयतन जो भुजा का क्यूब होता है, और एक क्या होता है, कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन। तो दोनों हमें निकालने के लिए, देखो घन का आयतन निकालने के लिए, भुजा का क्यूब निकालने के लिए हमें भुजा ज्ञात करनी होगी। हम इसकी क्या कर लेते हैं, माने कि प्रत्येक भुजा को क्या मान लेते हैं बेटा, ए भुजा, इस भुजा को भी ए मान लेते हैं, ये भी ए है, ये भी ए, परंतु ये भुजा नहीं है। देखो हमने क्या किया है, इसको यहाँ पर ये वाला विकर्ण खींचा है, और ये भी क्या है, विकर्ण है। तो ये भुजा ए मान ली हमने, ये भुजा हमने ए मान ली, ये भुजा बेटा हमने क्या मान ली, ए मान ली, और ये क्या है, बी मान ली, क्योंकि ये भुजा नहीं है, ये तो हमने विकर्ण खींचा है। अब देखो हम बढ़ते हैं आगे बेटा। चित्र में एसी व कौन सा है, एक तो एसी और एक एडी विकर्ण खींचने पर, विकर्ण खींचने पर माना कि घन की भुजा, घन की भुजा क्या मानी थी बेटा, हमने पहले भी मानी थी, वही ए मान लिया, और गोले की जो त्रिज्या है उसे हमने क्या माना था, आर। तो गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास, आर। ठीक है, अब देखो घन की भुजा तो ए मान ली, गोले की त्रिज्या जो है प्रत्येक गोले की हमने क्या मान ली, यहाँ पर आर मान ली बेटा। अब देखो हमें यही चीज़ यहाँ पर 2 चीज़ों से सोल्व करना है। पहला हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से। सभी समझ गए, ए बी सी दिख रहा है बेटा इसमें। देखो ये ए बी और सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज से लेंगे सबसे पहले। तो त्रिभुज ए बी सी से हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हो बेटा सॉल्व करने की यहाँ पर तरीका, कर्ण का वर्ग
बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हो गए तीनों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब बेटा इसमें ध्यानपूर्वक देखना है, कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी, ये विकर्ण हमने ये खींचा है, तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग हो जाएगा बेटा। दूसरा देखो, लंब और आधार, हमने ये कर्ण हो गया, इसको आधार मान लो आप और इसको लंब मान लो, तो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या हो जाएगा बेटा, बी सी, तो ये बी सी का क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्ग आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब देखो मान रखते हैं हम ए सी का वर्ग बराबर, ए बी क्या है, लंब, लंब क्या है बेटा, भुजा के बराबर है ना, भुजा ही तो है ए बी है, तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ, भुजा ए का वर्ग, बी सी क्या है, भुजा है हमारे पास, तो यहाँ क्या कर देंगे, भुजा का वर्ग, क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। हो गया बेटा यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है। अब दूसरा त्रिभुज देखो आप, त्रिभुज कौन सा है, देखो ये वाला ए सी और डी, ये वाला त्रिभुज देखना है, ये वाला बेटा, ठीक है। तो ए सी डी से, इससे भी अपन क्या लिख सकते हैं, वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो बेटा विकर्ण कौन सा है इसमें, हमने ये खींचा था ए डी विकर्ण, तो यहाँ पर विकर्ण क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, लंब एक को लंब मान लेंगे, एक को आधार मान लेंगे, तो ये लंब मान लिया, तो लंब क्या हो गया बेटा, बी। तो यहाँ पर देखो ये तो कर्ण, ये लंब और ये आधार, ठीक है। तो लंब क्या है यहाँ, ए सी, ए सी को क्या लिख रखा है बेटा, बी लिख रखा है हमने, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लंब क्या है, ए सी, ए सी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है बेटा, सी डी, तो ये सी डी हमने लिख दिया। सॉल्व करेंगे हम, कर्ण का वर्ग ए डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखो ए सी विकर्ण था, और इस ए सी विकर्ण की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, देखो कितनी आई है, 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर हमारे पास जो वैल्यू है बेटा, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, देखो सीधा ए सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, ए सी स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से क्या रख देंगे, 2a स्क्वायर प्लस सी डी का वर्ग। सी डी क्या है, हम देखो यहाँ पर बेटा, हम जानते हैं ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो ये भुजा ही तो है, तो भुजा है तो हम क्या कर देंगे, ये ए स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी, कर्ण का वर्ग बराबर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3a स्क्वायर, ठीक है। अब ए डी का वर्ग है, हमें निकालनी क्या है यहाँ, ए डी, भुजा, वर्ग नहीं करना, तो ए डी निकालनी है, तो ए डी बराबर क्या कर लेंगे बेटा, हम वर्गमूल निकालेंगे, तो ए डी स्क्वायर का वर्गमूल ए डी हो जाएगा, और 3a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 का तो वर्गमूल निकालोगे तो √3, और स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक बार अपन दोबारा समझेंगे फिर वापस। ए डी का वर्ग हो गया बेटा। अब देखो दोनों त्रिभुज से हमने करने के बाद अब हम जानते हैं यहाँ ए डी भुजा, देखो आप ये वाली, तो देखो हम कहेंगे चित्र में ए डी भुजा को देखने पर यह 4 गोले की त्रिज्या के बराबर है। देखो बेटा ये ए डी भुजा देख रहे हैं हम, ए से डी, कितने गोले की त्रिज्या के बराबर है, इसको हम यहाँ साइड में बना देते हैं। देखो ये ए डी भुजा है हमारी, इस भुजा पर हमें एक चीज़ याद रखनी है बेटा, ये तो ए और ये डी। अब इस ए डी भुजा में आप ध्यान से देखो, एक तो ये कोने का कण है, कितने कण उपस्थित है, 1 2, ये तो है इसी कोने के, और चूंकि निकाय कौन सी है हमारे पास, काय केंद्रित, तो एक काय के केंद्र में भी उपस्थित है, इनके एक कण यहाँ भी उपस्थित है, तो टोटल कितने हो गए, 3। ये 3 कण 1 2 और 3 हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए। अब तीनों को देखो त्रिज्याएं बनाएंगे हम बेटा, देखो तीनों गोलों को दर्शा दो यहाँ पर अलग से समझने के लिए, बना दिया। दूसरा गोला ये हो गया बेटा, और ये तीसरा गोला ये हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रही है बेटा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या r। तो देखो r 2 गोले की त्रिज्याओं के बराबर ये और 1 गोले की है, तो टोटल कितनी होगी
4 गोले की त्रिज्याओं के बराबर। तो हम कह देंगे कि AD बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो बेटा 4R रख दिया हमने। तो AD बराबर हम कह सकते हैं 4 गोले की त्रिज्याओं के बराबर होती है, रख दिया। अब इस AD का मान आप कहाँ रख दो बेटा, देखो इस समीकरण 1 में। तो हम कहेंगे AD का यह मान कहाँ रखोगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में रखने का। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, AD की जगह हम क्या कर देंगे 4R रख देंगे। तो AD की जगह हमने 4R रख दिया, बराबर क्या था हमारे पास √3A कर दिया हमने सोल्व। अब देखो बेटा हमें निकालनी क्या थी, घन का कुल आयतन निकालना है। तो भुजा निकालनी होगी हमें A। तो भुजा निकालने के लिए देखो इस A को ऐसे रहने दो आप। तो ये 4R बराबर A रह जाएगा इधर, और √3 को बराबर किधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। हो गया। आप ऐसे लिख सकते हो इसको बेटा, ये फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A बराबर ही तो आ रहा है आपके पास, क्या है 4R/√3। हो गया। अब हम जानते हैं एक चीज़, भुजा हमारे पास प्राप्त हो गई। तो घन का कुल आयतन क्या होता है बेटा, भुजा का क्यूब। अतः घन का कुल आयतन सभी जानते हो बेटा क्या होता है, भुजा का क्यूब। और भुजा क्या है आपके पास A, तो A का क्या हो जाएगा क्यूब। कितना आ जाएगा, देखो इसका हम क्या कर देंगे क्यूब। तो A का क्यूब बराबर हमारे पास आ जाएगा 4R/√3 का क्या कर देंगे बेटा हम क्यूब कर देंगे, या फिर इसको इधर ही बढ़ा देते हैं 4R/√3 का क्या कर देंगे हम क्यूब। तो देखो बेटा 4 का हम क्या करेंगे यहाँ पर क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब कैसे होगा, 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा 64 हो गया। R का क्यूब करोगे बेटा तो आप क्या जाएगा R3। √3 का क्यूब करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/3। देखो कैसे आएगा बेटा, यहाँ पे देखो चूँकि √3 √3 हो गया क्यूब। तो देखो क्या होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम, तो क्या हो जाएगा 3, और बचा क्या √3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका क्यूब भी हमने कर लिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास बेटा, भुजा आ गई। अब भुजा क्या होती है, भुजा का क्यूब घन का कुल आयतन हमारे पास प्राप्त हो गया। जब हमारे पास कुल आयतन प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या करना है, कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। तो कौन सी है, BCC। तो BCC में कितने कण होते हैं बेटा, देखो आपको एक पता है, क्या है पता, कि SCC में कणों की संख्या 1 होती थी, FCC में कणों की संख्या 3 होती थी, और BCC में क्या होती है 2 होती है। कैसे होती है बेटा, देखो कोने के 8 कण हैं, 8 कण को 1/8वां भाग मिलता है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 1 कण, और यहाँ केंद्र के वाले को कितना मिलता है पूरा, तो 1 ही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2। तो BCC में 2 कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन। अब देखो बेटा 2 कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना जाएगा, 1 कण 1 गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या बताया था मैंने आपको, 4/3 πr³ होता है। तो 2 कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, 2 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा हम, दोनों चीज़ प्राप्त होगी, कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन और भुजा का क्यूब क्या हो जाएगा घन का आयतन। तो संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। तो हम कह देंगे BCC की संकुलन क्षमता। अब देखो बेटा BCC की संकुलन क्षमता क्या हो जाएगी हमारे पास, सीधी बात है कि हम कहेंगे BCC में कितने कण हैं, 2 कण। तो 2 कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन हो गया बेटा, बटा क्षमता, संकुलन क्षमता प्रतिशतता निकालने में तो प्रतिशतता भी लगाएंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पर घन का कुल आयतन। अब देखो करना क्या है हमें, × 100
घन के कुल आयतन में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता। और हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर दिया बेटा हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमें करना क्या है, बस मान रखना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर तो हमें थोड़ा सा डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है हम कैलकुलेशन ही करें। तो देखो हमारे पास आ जाएगा 2 कणों के द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, यहाँ पर देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 8/3 क्या हो जाएगा? 8/3 पाई r क्यूब। ठीक है बेटा, आगे चलो नीचे। घन का कुल आयतन, कुल आयतन क्या है? भुजा का क्यूब। ये आ रहा भुजा का क्यूब, सोल्व कर रखा है हमने। कितना है बेटा? 64 r क्यूब क्या है यहाँ? 3√3 लिख दिया। ऊपर ले जाएंगे बेटा, हम सोल्व तो करेंगे थोड़ा सा ताकि आप सीख जाओ, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। 3 × 64 r क्यूब, 3√3 को अपन खा ले जाएंगे बेटा ऊपर, 3√3 को ऊपर लेके हमारे पास क्या प्राप्त होगा? देखो बेटा ध्यानपूर्वक समझना है। r क्यूब से r क्यूब खत्म हो गया, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 8 से 64 कितनी बार? 8 × 64। तो मेरे पास क्या बचा बेटा? सॉरी, इस सब में हमारे क्या है लगाना है? 100 लगाना है। फिर × 100 क्या बचेगा बेटा? देखो 8 से 64 8 बार कट जाएंगे, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ? पाई। तो बराबर पाई इंटू क्या बचा बेटा? देखो 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? √3। तो पाई इंटू √3 अपॉन नीचे क्या बचा बेटा? देखो 3 से 3 कट ही गया। ठीक है, 8 से 64 कितनी बार कट जाएंगे? 8 बार। r क्यूब से r क्यूब कट ही गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ पर? × 100। कोई परेशानी नहीं है ना बेटा इसमें तो। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है? मान रखना है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू √3 इंटू 100/8। देखो बेटा इसको सॉल्व सब कर सकते हो। 314 है, 3.14 है, इसको हम क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 314 इंटू √3/8। हमें करना क्या है बेटा यहाँ पर? 314 इंटू जो √3 है ना बेटा, उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे वहाँ पे हमने √2 की वैल्यू रखी थी, वहाँ यहाँ पे क्या करना है? 3 की वैल्यू रखनी है। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो हम रख देंगे 1.732 रख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, देखो यहाँ पर जोड़ बाकी गुणा भाग करना है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। मैंने आपको बताया था इतना सा आपको सबको आता है, तो हम क्या कर देंगे? इसका आंसर लिख देंगे और ये आएगा हमारे पास 67, लगभग 67.51%, या फिर इसको आप लगभग 68% भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब एक बार समझ लेना बेटा, देखो इसको सबसे पहले हमें करना क्या है? अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घन एक कोष्ठिका की क्या करनी है? संकुलन क्षमता निकालनी है। बना लेंगे ऐसे एक कोष्ठिका जिसके कोनों के अतिरिक्त एक कण क्या हो? अंतः केंद्र या काय केंद्र में उपस्थित होता है, क्या कहलाती है? अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घन एक कोष्ठिका के नाम से जानी जाती है। अब देखो बेटा इसमें हमने क्या कर दिया? इसको A, B, C और D नाम दे दिया अपनी मर्जी से। A से C तो एक विकर्ण खींच दिया हमने और A से D विकर्ण खींच दिया, तो AC और AD विकर्ण खींच दिया। और हमने माना कि भुजा जो है घन की वो क्या है? A। तो ये भुजा है, ये भी भुजा है बेटा, ये भी भुजा है, ये भी सभी भुजा है जो हमने 2 विकर्ण खींचे उसके अलावा। तो माना कि घन की भुजा तो A, और जो यहाँ पर गोले की त्रिज्या है उसको क्या मानते हैं? हम R मानते हैं। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी बेटा? R हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज A, B और C, इस त्रिभुज से हम क्या लिख सकते हैं? देखो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है? AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि AB का वर्ग। AB को आप क्या लिख सकते हो? भुजा A है तो A का वर्ग हो जाएगा, और आधार का वर्ग क्या हो जाएगा? BC का वर्ग, यानी कि इसमें भी भुजा A है तो A का वर्ग। तो हम क्या कर सकते हैं? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो A² + A² क्या हो जाएगा? AC का वर्ग बराबर A² + A² बराबर 2A² हो जाएगा बेटा हमारे पास। अब देखो आगे दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम यहाँ पर, त्रिभुज ACD, ये A, ये C और ये D, ये A, C और D से वही कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है बेटा यहाँ? AD, तो ये AD का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या है यहाँ पर? देखो AC है तो AC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, तो ये आधार का वर्ग हो जाएगा। अब देखो करना क्या है? AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग। AC क्या है भुजा बेटा? देखो आप यहाँ पर ध्यान से समझो, ये AC है, AC का वर्ग निकालना है अपन को, तो AC का वर्ग अपने पास ऊपर से आ रहा है 2A², तो यहाँ से मान रख देंगे AC का वर्ग क्या है यहाँ पर? देखो AC का वर्ग 2A² रख दिया प्लस CD का वर्ग। CD क्या है बेटा? भुजा है घन की, तो हम क्या कर देंगे? भुजा का वर्ग कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? अब देखो AD का वर्ग बराबर
2a² प्लस a² बराबर क्या हो जाएगा 3a²। अब करना क्या है बेटा, देखो वर्गमूल निकालना है हमें, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर AD बराबर AD² का क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, बराबर 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा √3 और a² का क्या हो जाएगा a। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अब देखो बेटा चित्र में हम ध्यानपूर्वक देखना है कि जो AD भुजा है ना, वो देखो उस पर 1, 2 और 3 कण उपस्थित है। एक काय केंद्र में भी है तो 3 कण उपस्थित है। अब हम त्रिज्या मापेंगे तो एक तो ये कण की त्रिज्या 1 और 2 गोले की त्रिज्याओं की बराबर हो जाती है, और इसकी इधर हो जाएगी। इसको अलग से बना लिया हमने, ये AD भुजा है, 3 कण है, तो देखो एक कण तो ये 2 और 3, तो देखो ये कितनी गोले की त्रिज्याओं के बराबर है, एक गोले की त्रिज्या तो ये एक ये और एक ये, 4 गोले की त्रिज्याओं के बराबर है। तो हम लिख देंगे AD भुजा किसके बराबर है 4r, 4 गोले की त्रिज्याओं के बराबर है। अब AD का मान कितना आ रहा है बेटा 4r आ रहा है। ये मान कहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, यहाँ AD के स्थान पर क्या हो जाएगा 4r बराबर √3a। तो 4r बराबर √3a। हमें निकालने क्या है बेटा घन की भुजा, क्योंकि भुजा का क्यूब करते हैं हमें क्या हो जाएगा घन का कुल आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, देखो a बराबर क्या हो जाएगा √3 को आप इधर ले जाओ तो 4r अपॉन क्या हो जाएगा √3 बराबर a, या फिर a बराबर क्या लिख सकते हो 4r अपॉन √3। अब क्या करना है बेटा, हम जानते हैं भुजा आ गई हमारे पास, तो यहाँ पर घन का कुल आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, तो a का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। a क्या है 4r अपॉन √3, इसका क्या कर दिया क्यूब करोगे तो देखो 4 का क्यूब करोगे आप तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 4 × 4 × 4 बराबर कितना हो गया 64। r का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा r³। √3 का क्यूब करोगे आप तो √3 × √3 × √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना 3 और √3 हमारे पास आ जाएगा, तो इसका क्यूब ये लिख दिया हमने। हमारे पास क्या आ गया घन का कुल आयतन आ गया। अब हमें निकालना क्या है संकुलन क्षमता के लिए बेटा, दूसरी चीज़ कणों के द्वारा घेरा गया आयतन। हम जानते हैं BCC में 2 कण होते हैं, तो 2 कणों के द्वारा घेरा गया आयतन, एक कण या गोले का आयतन था 4/3 πr³, तो 2 कणों के द्वारा घेरा गया आयतन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे। अब संकुलन क्षमता तो निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 2 कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन और घन का कुल आयतन × 100 हो जाएगा, प्रतिशतता निकालनी है तो देखो बेटा करेंगे क्या, 2 कणों के द्वारा घेरा गया आयतन मान रखेंगे 4 × 2 8/3 πr रख दिया हमने। फिर घन का कुल आयतन कितना है 64 r³ अपॉन 3 √3, तो देखो 64 r³ अपॉन 3 √3 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे अपन प्रतिशतता में। अब देखो करना क्या है बेटा, हमें यहाँ पर 3 √3 को हम कहाँ लेंगे ऊपर लेंगे और कुछ नहीं किया हमने। अब देखो आगे अब सोल्व करते हैं अपन, r³ से तो r³ कट गया बेटा, 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। 8 से 64 कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो बचा क्या पाई और क्या बचा √3, तो पाई √3, नीचे क्या बचेगा 8 × 64 तो 8 बार चल जाएगा × ये 100 बच जाएगा। करना क्या है बेटा, हमें पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 हो जाएगी। फिर इसके बाद देखो करना क्या है यहाँ पर √3 × 100/8 ऐसे कैसे रख दिया हमने। फिर क्या करना है बेटा, हमें देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 को कितना हो जाएगा 314 × √3/8। अब करना क्या है बेटा, देखो वहाँ पे √2 की वैल्यू रखी थी, ये √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है। आप मोबाइल से भी निकाल सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर से। अब देखो बेटा यहाँ पे तो हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, किस किस की वैल्यू हम याद रखेंगे। अब देखो इसको सोल्व करने के बाद थोड़ा सा जोड़ भाग गुणा भाग कैलकुलेशन करने के बाद लगभग में हमारा आंसर आ जाता है। एग्जैक्ट आए नहीं आए कोई मतलब नहीं उससे, लगभग इसका आंसर आता है 67.51% या फिर बुक दे देती है इसका 68%। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसकी संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा हमने तीनों पढ़ी थी, SCC BCC पढ़ ली, FCC पढ़ ली। वो आपसे पूछे तीनों में से किसकी सबसे अधिक संकुलन क्षमता होती है, तो देखो किसकी थी FCC की थी बेटा वहाँ पर। और FCC की संकुलन क्षमता सबसे अधिक होने के कारण यानी विड़ संकुलन क्या होता था सबसे अधिक दक्ष होता है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा हमारा अगला टॉपिक आता है एकक कोष्टिका विमा संबंधी गणना। एकक कोष्टिका जो हमने पढ़ी थी उसकी विमा जो होती है उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं ठोस पदार्थ जो है ना उसके घनत्व की गणना कैसे करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं बेटा। तो पहले तो हमें क्या है इसका फॉर्मूला व्युत्पन्न करने पड़ेगा, जब फॉर्मूला व्युत्पन्न हो जाएगा तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखो थोड़ा सा हमने माना है, हर जगह क्या माना है वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। देखो माना कि एकक कोष्टिका की जो भुजा है वो तो क्या मान ली बेटा हमने ए, सब जगह भुजा ए ही मानी है। और हमने यहाँ पर ठोस पदार्थ का घनत्व जो एकक कोष्टिका है, जो ठोस पदार्थ या क्रिस्टलेटोस है या गस्टलेटोस, उस ठोस पदार्थ का घनत्व क्या माना है हमने डी, क्योंकि हम जानते हैं घनत्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में डेंसिटी, तो इस हिसाब से हमने क्या कहते हैं यहाँ पर डी लिख दिया। अब देखो मोलर द्रव्यमान जो उसका है कितना होता है, उस मोलर द्रव्यमान को बेटा हमने किससे दर्शा दिया यहाँ पर कैपिटल M से। मोलर द्रव्यमान
उसका जो मोलर द्रव्यमान उसको कैपिटल M से दर्शाते हैं, और जो द्रव्यमान होता है ना परमाणु का उसको स्मॉल m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से मास द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखो माना कि एक कोष्टिका की भुजा तो A हो गई, उसका घनत्व क्या हो गया D, और मोलर द्रव्यमान क्या हो गया यहाँ पर M मान लिया हमने बेटा। अब देखो यहाँ पर एक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालना है, कोई भी क्रिस्टल जालक या कोई भी यहाँ पर अपन एक का यूनिट सेल लेंगे तो उस एक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना होता है। तो अपन जानते हैं द्रव्यमान कैसे निकालोगे बेटा, वो जो एक कोष्टिका है उसका वजन कैसे निकाल पाओगे आप, कि उसमें एक कण का वजन कितना है, पहले तो वो नाप लो आप। एक कण का वजन मापने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें कितने कण है, जैसे 2 है 3 है 4 है, उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो एक कण का माप लो। एक कण का मापने के बाद क्या करेंगे, जितने भी उसमें कण उपस्थित है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उस एक कोष्टिका का टोटल द्रव्यमान, टोटल वजन हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, एक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी है उसको अपन ने Z से लिख दिया, और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है उसको द्रव्यमान मास को अपन ने क्या कर दिया, स्मॉल m से निकल लिया। एक परमाणु के द्रव्यमान को उसके जितने कण है उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उसका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा। अब देखो करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इसको मान को सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए एक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान है कितना उसको हम सबसे पहले निकालेंगे। देखो तो अपन यहाँ कहेंगे एकक कोष्टिका में एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। देखो बेटा एकक कोष्टिका या यूनिट सेल या मात्र कोष्टिका जिसको हम बोलते हैं, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान को निकाला जाता है उसके मोलर द्रव्यमान में उसकी अवगाद्रो संख्या का हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान किससे लिखा है, परमाणु का द्रव्यमान हमने स्मॉल m से, तो स्मॉल m एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा उसका मोलर द्रव्यमान। तो बेटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान लिख दिया हमने। किससे दर्शाया मोलर द्रव्यमान को हमने, कैपिटल M से, देखो ये यहाँ पे, ठीक है। और ये एक परमाणु के द्रव्यमान को इससे, मोलर को M से, तो मोलर द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगी बेटा उसकी अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या पढ़ी थी यहाँ पर आपने, तो अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या को किससे लिखते थे, Na। ए का मतलब है एवोगेड्रो वैज्ञानिक का नाम था, और N का मतलब क्या है नंबर, एवोगेड्रो नंबर, अवगाद्रो संख्या। अब इसको हम क्या कर दें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब हमें सॉल्व क्या करना है, एक कोष्टिका का घनत्व निकालना है, तो अपन कह देंगे एकक कोष्टिका का घनत्व। एकक कोष्टिका का घनत्व क्या हो जाएगा बेटा, आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, वही तो क्या कहलाता है घनत्व। तो हम कह देंगे एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, एकक कोष्टिका का आयतन। ये होता है द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होता है बेटा, घनत्व के नाम से जाना जाता है। अब देखो यही मान हमने रखने, एकक कोष्टिका घनत्व, घनत्व कितना माना है हमने ठोस पदार्थ का D, तो एकक कोष्टिका घनत्व जो निकालना है बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, घनत्व D बराबर, घनत्व D बराबर क्या है हमारे पास, द्रव्यमान बटा आयतन। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखो, द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान कैसे निकाला था हमने, कणों की संख्या को क्या कर दिया, एक परमाणु द्रव्यमान से गुणा कर दिया, तो पूरा एकक कोष्टिका में जितने कण हैं उनका टोटल द्रव्यमान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो Z इंटू M हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कणों की संख्या को क्या कर देंगे, उसकी एक परमाणु के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास बेटा। अब देखो आगे चलो, और क्या है, घन द्रव्यमान आ गया, एकक कोष्टिका का आयतन, और हम जानते हैं एकक कोष्टिका का आयतन कैसे निकालोगे, एकक कोष्टिका क्या है, एक प्रकार के घन है, और घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा का क्यूब, और भुजा क्या मानी हमने A, तो यहाँ पर भुजा का क्यूब कर दो आप, A का क्यूब कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भुजा का क्यूब यानी क्या आयतन, तो द्रव्यमान बेटा आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, घनत्व प्राप्त हो गया। अब देखो बेटा समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से जो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, ये एक द्रव्यमान है ना कण का, M का मान रखो, M का मान रखने पर रख देंगे M का मान बेटा, तो D बराबर हमारे पास आ जाएगा Z इंटू, देखो क्या आने वाला है हमारे पास, A का मान, हमारे M का मान क्या है हमारे पास, कैपिटल M अपॉन N, N के मोलर द्रव्यमान में किसका भाग दे देंगे हम, अवगाद्रो संख्या का, तो उसका द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ इसकी जगह क्या कर देंगे हम, वहाँ तो स्मॉल था, ये
मोलर द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या, और बचा क्या नीचे ए क्यूब, तो ये ए क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, एकक कोष्टिका का घनत्व आ जाएगा। इस प्रकार हम इस समीकरण से क्या कर सकते हैं, देखो कितने चर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 में से अगर कोई 4 दिए हुए हो तो हम 5 का क्या कर सकते हैं, ज्ञात। इसके अलावा अवोगाद्रो संख्या हम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 अगर दिया हो तो छोटा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक विशेष बात क्या है बेटा, इसमें एक बार थोड़ा सा समझ लेना। एकक कोष्टिका की भुजा हमने क्या मानी बेटा, ए मान ली, उसके बाद हमने घनत्व क्या मान लिया, तो उसका डी मान लिया, और साथ ही साथ हमने मोलर द्रव्यमान जो था उसको क्या मान लिया, कैपिटल एम मान लिया। अब उस एकक कोष्टिका का कुल द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा बेटा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा एक परमाणु का द्रव्यमान इनटू क्या कर दोगे, उसमें जितने भी अवयवी कण है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुल द्रव्यमान आ जाएगा। तो एक यहाँ पर एक कण के द्रव्यमान को क्या कर दिया, कणों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुल द्रव्यमान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, अब देखो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या क्या कहलाती है, उस परमाणु का द्रव्यमान कहलाती है। अब क्या करेंगे बेटा, एकक कोष्टिका का घनत्व निकालना है, हमें घनत्व की गणना करनी है, तो घनत्व डी बराबर, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या है बेटा हमारे पास, देखो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमारे पास कुल आया है यहाँ पर m इंटू जेड या जेड इंटू एम हो गया, वहाँ पर d बराबर जेड इंटू एम अपॉन एक कोष्टिका का आयतन। आयतन कैसे होता है, घन का आयतन क्या होता है, एक कोष्टिका घनित होती है और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो भुजा क्या मानी a, तो भुजा का क्यूब कर दो। अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो m आया ना हमारे पास एक कोष्टिका का घनत्व द्रव्यमान उसका क्या करेंगे, m का मान रख देंगे हम, कहाँ से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से m बराबर क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान बटा अवोगाद्रो संख्या, तो m अपॉन n यहाँ पर रख देंगे हम, तो हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगी। इस प्रकार हम इससे क्या कर सकते हैं, घनत्व और अन्य पदों की गणना कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, एकक कोष्टिका का जो घनत्व होता है ना वो सामान्यतः ग्राम प्रति सेमी क्यूब में। देखो एक विशेष बात, एकक कोष्टिका का घनत्व किसमें, ग्राम प्रति सेमी क्यूब में क्या होता है बेटा, ज्ञात किया जाता है हमेशा। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करना हो ना बेटा, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी एकक कोष्टिका है उसका घनत्व निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका घनत्व ग्राम प्रति सेमी क्यूब में ज्ञात करना पड़ता है। परंतु अगर यहाँ पर मान देखो पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो उसे हम मीटर या सेमी में परिवर्तित करेंगे। तो एक पॉइंट और लिख देंगे, यदि मान क्या हो जाएगा इसमें, जब भी सोल्व करोगे ना आप, अगर इकाई जो है आपको पिकोमीटर जानते हो 10⁻⁻12 और यहाँ पर या फिर एंगस्ट्रॉम 10⁻10 -10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि मान पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दिया गया हो तो उसे हम किस में करोगे बेटा, या तो सेमी में या मीटर में परिवर्तित करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना जब न्यूमेरिकल सोल्व करो बेटा। ठीक है। अब आपको क्या है, इसको पढ़ना है, कॉपी में सोल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या है हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।